नमस्कार साथियों, आपने शीर्षक देखा। एक शरीर जब स्वस्थ होता है उसके बाद सारे वाइटल्स ठीक होते हैं। ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स ठीक है, शुगर ठीक है, किडनी फंक्शनिंग ठीक है, लिवर फंक्शनिंग ठीक है, लंग्स ठीक हैं। और एक छोटा सा हार्ट अटैक आ जाता है तो वो शरीर संभाल लेता है, उसको दिक्कत नहीं आती, इंसान स्वस्थ होकर बाहर आ जाता है अस्पताल से। लेकिन जब शरीर पूरी तरह से अस्वस्थ हो, इफ यू हैव एन अनहेल्दी बॉडी, योर हार्ट इज नॉट फंक्शनिंग राइट, आपको दिल की भी बीमारी हो, आपको शुगर, डायबिटीज, ये सब इश्यूज हो, आपकी किडनी, लंग्स ये सब ठीक नहीं चल रहे हो, और फिर हार्ट अटैक हो जाए तो क्या होगा? फिर आप आईसीयू में जाएंगे, वेंटिलेटर पे जाएंगे, और फिर भगवान भरोसे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये ग्लोबल वॉर, जो एक वॉर चल रहा है ईरान और इजराइल और अमेरिका का, इसकी वजह से आज हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। मानते हैं हम कि ये जो युद्ध है ये एक हार्ट अटैक है, लेकिन आप पहले ही अस्वस्थ थे, यू वर अनहेल्दी, और हम बार बार आपको चेतावनी दे रहे थे कि साहब अर्थव्यवस्था अस्वस्थ है। आज से नहीं दे रहे थे, पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी, खरगे साहब, हम लोग, तमाम लोग बार बार हर हफ्ते आंकड़ों के साथ, आंकड़े आप नहीं जारी करते हैं, आपकी आदत नहीं है आंकड़े जारी करने की, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो देखते हुए हम आपको बार बार चेतावनी देते थे, अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है, मरण शैया पर है, द इकोनॉमी इज ऑन इट्स डेथ बेड। तब आप नहीं मानते थे, तब आप कहते थे ये तो फॉरेन एजेंट है साहब, ये किसी के हाथों में खेल रहे हैं, कोई बता दे इनको कि सच यह है तो वो फॉरेन एजेंट है। झूठ सबसे ज्यादा किससे डरता है? झूठ को सबसे ज्यादा डर आईने से लगता है। आईना कौन होता है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में आईना विपक्ष और मीडिया होता है। और आईने को तोड़ने का काम कौन कर रहा है पिछले 10 साल से? नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। क्यों तोड़ना चाहते हैं आईना? ताकि सच नहीं देख सकें। कुछ आईने तो तोड़ दिए, कुछ आईने अभी नहीं टूटे। हम आईना दिखाएंगे और बार बार दिखाएंगे। किसान आंदोलन करें, उन्हें हक नहीं मिलेगा तो बेचारे सड़क पर आते हैं। अग्निवीर, उनको लगता है उनके हक छीने जा रहे हैं, वो सड़क पर आते हैं। वकील, डॉक्टर, कई लोग आंदोलन करते हैं अपने हकों की लड़ाई। पत्रकारों को हमने आंदोलन करते हुए कम देखा, उनके भी हक छीने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप भी अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी प्रेस वार्ता क्यों नहीं करते? इसीलिए कि कहीं हमारे मुस्तैद निडर पत्रकार आईना ना दिखा दें। झूठ आईने से डरता है। नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, नरेंद्र मोदी मीडिया से डरते हैं। बीच संकट के हम सबको नसीहत देकर, हमें किफायत की नसीहत दी, हमें बोला प्लीज सेव, हमें बोला खाना कम खाइए। पहले कहते थे पकोड़े तलिए, रोजगार है, अब कहते हैं पकोड़े भी मत तलिए क्योंकि तेल महंगा है। खुद चले गए साहब विदेश यात्रा में, कमर्शियल फ्लाइट में नहीं गए, वो जो 8,500 करोड़ वाला हवाई जहाज है ना, उसमें गए। उससे पहले गुजरात में एक भारी भरकम रोड शो भी किया। हमें कहा अपने वाहनों में तेल मत डलवाइए। कल मैं सुन रहा था, एक बड़े एक्टर हैं रवि किशन जी, कहते हैं होम फ्रॉम वर्क, कुछ कहना चाह रहे थे वर्क फ्रॉम होम, बोले होम फॉर वर्क फ्रॉम वर्क करिए। आप हंस रही हैं, सच में कहा, वीडियो है मेरे पास। तो हमें कहते हैं वर्क फ्रॉम होम और खुद करते हैं रोड शो।
खुद जाते हैं 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में विदेश, और सुना कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए, पार्ले मेलोडी, अभी देख रहा था। हंसिए मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये सच में हो रहा है। क्या मेलोडी वो टॉफी का नाम है भाई? हाँ, उनको, मुझे नहीं मालूम किसको किया, टॉफी का नाम बता रहा हूं, किसको किया हमें नहीं मालूम। जो हमें कहते हैं सोना मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो, सारे डूज एंड डोंट्स हमारे आपके लिए हैं, साहब के लिए नहीं है। और वाहियात बातें हो रही हैं रोज सोशल मीडिया पर। मंत्री जा रहे हैं साहब, मोटरसाइकिल पे जाएंगे, पीछे गाड़ियां चल रही हैं। हमारे राजस्थान की एक नेता है, शताब्दी में गई, गाड़ियां वहां पहुंची जहां शताब्दी गई। क्या है, मजाक है? इस देश को आप कितना मूर्ख समझते हो? कहते हैं साहब वैश्विक संकट है, रोज डिबेट हो रही है, सारा दरबारी लोग शुरू हो गए, साहब वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट है। पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है, कौन सा वैश्विक संकट है ये? पाकिस्तान बीच में ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कर रहा है, हम कहते हैं हम दलाल नहीं हैं। हर चीज का आपके पास जवाब है, और आपका दरबारी मीडिया शुरू हो जाता है, साहब नहीं हम दलाल नहीं है, हम दलाल नहीं है। असलियत कौन बताएगा? जो असलियत बताएगा उसके पीछे पुलिस, ईडी, सीबीआई सब छोड़ दिया जाएगा, लेकिन असलियत फिर भी बतानी पड़ेगी, और हम बताएंगे। पेट्रोल और डीजल पे आ जाए, हम सब पर असर डालते हैं। पिछले 12 साल में पेट्रोल की कीमतें 38% बढ़ी हैं। 38% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन द लास्ट 12 years। डीजल की कीमतें 62% बढ़ी हैं पिछले 12 सालों में। 62% प्राइस हाइक फॉर डीजल इन द लास्ट 12 years। कौन सा युद्ध था तब? कौन सा ग्लोबल फैक्टर्स थे तब? पिछले 12 साल में ये ग्लोबल फैक्टर्स क्या हमेशा थे? क्यों मूर्ख बनाते हो? जब कच्चे तेल की कीमत मनमोहन सिंह जी के वक्त $100 तक पहुंच गई थी, तब भी पेट्रोल डीजल 60, 65, 70 से ऊपर नहीं जाने दिया। तब आप लोग सड़कों पर होते थे। कौन से वैश्विक संकट का आपने सामना किया पिछले 12 साल? $50-55 के आसपास प्रति बैरल रहा कच्चे तेल का मूल्य, और पेट्रोल का मूल्य 100 के आसपास रहा। आपने कौन सी राहत आम उपभोक्ता को कब दी? फिर कहते हैं वैश्विक संकट है, फिर कहते हैं युद्ध की वजह से है। जब दोनों हाथों से आप मुनाफा ले रहे थे, आप कंपनियों को मुनाफा दिलवा रहे थे, तब आपके मन में यह नहीं आया कि थोड़ा मुनाफा, कुछ हिस्सा उस मुनाफे का आम उपभोक्ता को, मुझे, आपको, मिडिल क्लास को, मजदूर को, किसान को दे सकें? क्यों नहीं आया आपके दिमाग? आज जिस संकट में हम खड़े हैं, इस संकट में हम नहीं होते अगर आपने सही वक्त पर सही निर्णय लिए होते, सही वक्त पर सही राहत दी होती। अब एथेनॉल की मिलावट वाला घटिया क्वालिटी का पेट्रोल जो हमारे इंजन को, हमारे माइलेज को तबाह कर देता है, 110 रुपए प्रति लीटर में बेचा जा रहा है। क्यों? किसको फायदा पहुंचा रहे हैं आप? देखिए, हम सब आम जीवन जीते हैं, और आम आदमी की जीवन में कठिनाइयां होती हैं, परिवारों में कठिनाइयां होती हैं, समाज में कठिनाइयां दिखती हैं, और हम सब अपनी अपनी कठिनाइयों से जूझ रहे होते। सरकार का क्या काम होता है? सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है, सिर्फ इतनी, ज्यादा नहीं, कि अपनी तरफ से परेशानियां और न बढ़ाएं। आप परेशानी कम नहीं कर सकते, मत कीजिए, आपसे उम्मीद भी नहीं। बढ़ाइए तो मत। आप परेशानियां बढ़ा रहे हैं, और माफ कीजिएगा 12 साल सरकार ने भी और हमारे कुछ साथी यहां बैठे हैं मीडिया ने भी सिर्फ एक काम किया,
अलग अलग सर्कस ऊपर से दिखाया जाता है, आप वो सर्कस दिखाते रहते हो, लोगों को बिजी रखते हो। अरे साहब बिजी क्यों रख रहे हो? आ गया ना अब संकट, कह रहे थे ना हम ये संकट आएगा। सर्कस करने वाले को सर्कस करने दीजिए, आप तो आईना दिखाइए, हम तो आईना दिखाएं। अब आ जाइए 2014 में एलपीजी सिलेंडर की क्या कीमत थी? 414 रुपए। आप में से सब लोग उस वक्त पत्रकार थे, आपको मालूम है उस वक्त क्या कीमत थी। 414 रुपए का एलपीजी आज 915 रुपए का हो गया है। 121% की बढ़ोतरी 12 साल में। 121% हाइक on the price of LPG cylinder, domestic cylinder, from 414 rupees to 915 rupees in 12 years. क्यों? तब कौन सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था? या आप बढ़ाते गए। हम बार बार कहते हैं साहब किश्तों में आप क्यों मारते हो? मार दीजिए ना एक ही बार। डेथ बाय 1000 कट्स, काटते रहोगे हमारे शरीर को। कितना काटोगे? खून निकल गया फिर भी काट रहे हो, क्यों? आज ये हालत है, कमर्शियल सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा है। आप रेस्टोरेंट्स में जाइए, होटल्स में जाइए, सब जगह कीमतें बढ़ी हुई मिलेंगी आपको। दूध की कीमत, हर घर में जिस चीज की आवश्यकता होती है उसकी कीमत बढ़ाई। बहाने की इंतजार कर रहे थे कि बहाना मिले और कीमतें बढ़ाएं। ब्रेड की कीमत 1 महीने में 5 रुपए बढ़ा दी। ये क्यों हो रहा है? ये सवाल पूछना जरूरी है और बार बार पूछना जरूरी है। एक और हमने एक आदत देखी साहब इनकी आदत ये है, पहले बोला मुझे 60 दिन का समय दे दो, याद है आपको? फिर कहा मुझे 60 महीने का समय दे दो। अब कहते हैं 2047 तक का समय दे दो। अब 2047 में तो हम कहां होंगे, आप कहां होंगे, वो कहां होंगे, हमें नहीं मालूम। लेकिन गोल पोस्ट बदल दिया, अब सीधा 2047। 2047 का आप सब्जबाग दिखाते हो, बिलियन ट्रिलियन पता नहीं कौन कौन से आंकड़े देते हो। अब ये नहीं बता रहे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के प्रोजेक्शंस अब क्या हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। वो कह रहे हैं कि ये स्लोडाउन लंबा चलने वाला है। आप छठे पायदान पे गिर चुके हो, ये नहीं बताएंगे, 47 में ले जाएंगे आपको। निंदा करेंगे 1947 के बाद की सरकारों की, उम्मीद दिखाएंगे 2047 की। बीच का क्या हुआ? बीच का कुछ नहीं, कोई अकाउंट नहीं। रुपए के पर आ जाइए। रुपए की हालत, जब डॉलर के मुकाबले 60 रुपए कीमत थी, तब जो सबसे ज्यादा हाहाकार मचाते थे आज वो देश के प्रधानमंत्री। तब मनमोहन सिंह जी की उम्र से तुलना करते थे, उनका अपमान करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। आज अभी जब मैं आ रहा था, घर से निकला तो 96 रुपए 60 पैसे था। एआईसीसी तक पहुंचा 10 मिनट में, 96 रुपए 80 पैसे हो गया। अब पता नहीं अब कितना है, 97 तक हो गया। तो बढ़ता जा रहा है। रुपया तो मार्गदर्शक मंडल में कभी का शामिल हो गया। अब इसके लिए भी कहते हैं ग्लोबल फैक्टर। कुछ हद तक ग्लोबल फैक्टर मान लेते हैं। आपकी अर्थव्यवस्था में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेजिलियंस, क्षमता, झटकों को झेलने की क्षमता, वो कहां है? 2008 याद कीजिए, लेहमैन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था, हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ अमेरिका में। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मॉन्टेक सिंह आलूवालिया प्लानिंग कमीशन में थे, रघुराम राजन जी थे, अर्थशास्त्री थे हमारी सरकार में। आज की अनर्थशास्त्रियों पर फिर बात करूंगा थोड़ी देर में। 2008 के ग्लोबल क्राइसिस में भी भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं पड़ने दिया। शॉक अब्जॉर्बर्स मजबूत थे, रेजिलियंस था इकोनॉमी में। देयर वाज एन रेजिलियंस इन आवर इकोनॉमी। आवर शॉक अब्जॉर्बर्स वर स्ट्रांग एंड स्टडी। Therefore, the impact
of the Lehman Brothers collapse, the crisis, the housing bubble collapse of the US was not felt in India. यहां सब थोड़ा सा कहीं कोई छींक देता है बाहर, ग्लोबल फैक्टर हो गए साहब, ग्लोबल फैक्टर हो गए। और ग्लोबल फैक्टर भी जब होते हैं, आप हाथ यूं खोल कर इजराइल को गले लगा रहे हैं, क्यों साहब? जब दुनिया यूनिपोलर थी कुछ वक्त तक के लिए, तब आप जो निर्णय लेते हो समझ में आता है। अब जब दुनिया यूनिपोलर नहीं दिख रही, या तो बाइपोलैरिटी की तरफ जा रही है या मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, आप चले जा रहे हैं अमेरिका के साथ डील साइन कर रहे हैं, अजीब सी अनोखी सी डील साइन कर रहे हैं। क्यों? क्या मजबूरी है आपकी? क्या दबाव है आप पर? तो रुपए पर आप बार बार आ जाते हैं। पिछले 2 महीने में हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं 38 बिलियन डॉलर तक घट चुके हैं। मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमें छोड़ के जाना चाहिए, वो तबाह हो रहा है हमारी आपकी आंखों के सामने, नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे। ये सब आपके सामने हो रहा है, हम सिर्फ आईने का काम कर रहे हैं। अब आप बात देश हित की करते हो, जो टैरिफ डील ने हमारा ट्रेड बैलेंस बिगाड़ा, उस पर भी जरा आइए। इस ट्रेड डील की वजह से जो अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, वो 9 बिलियन डॉलर तक गिर गया। ये इंपैक्ट हुआ इस तथाकथित ट्रेड डील का, जिसमें अनेक देश पीछे हट गए। जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया, अनेक देश पीछे हट गए, लेकिन भारत नहीं साहब, पीछे नहीं हटेंगे। साइन नहीं हुई थी, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, सारी शर्तें मानेंगे। हुजूर, रूस से तेल ले लूं? जी जाइए, 30 दिन के लिए ले लीजिए, हुजूर खुश। ये हमारे देश का स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ है, इस तरह से हो रहा है। परसों आया भाई, 16 मई तक ही था, हुजूर को अनुमति मिली थी, हुजूर ने जो दी थी अनुमति हमारे साहब को। फिर चले गए हुजूर, 16 मई आ गया, रूस से थोड़ा और तेल ले लूं? हाँ साहब ले लो। ये क्या मजाक बना रखा है? ऐसे देश चलाए जाते हैं, ऐसे रिश्ते रखे जाते हैं, ऐसे दबा जाता है किसी सुपर पावर से, क्यों? देखिए, जो बहुत बड़ा कारण है अर्थव्यवस्था की धरातल में जाने का, जो निवेशक हैं, वो घरेलू निवेशक हों या विदेश के निवेशक हों, उनका विश्वास डगमगा गया है अर्थव्यवस्था पे। इसलिए वो यहां या तो निवेश नहीं कर रहे हैं या निवेश विड्रॉ कर रहे हैं। पिछले चंद महीनों में 2 लाख करोड़ का निवेश पुल आउट हो गया है, विड्रॉ हो गया है, चला गया है हमारी अर्थव्यवस्था से। जब निवेश नहीं होगा, जब निवेश खींच लिया जाएगा, क्योंकि लोगों का विश्वास हमारी अर्थव्यवस्था पे नहीं है, तो ग्रोथ कैसे होगी, एक्सपेंशन कैसे होगी, नौकरियां कैसे जनरेट होंगी, अर्थव्यवस्था को बूस्ट कैसे मिलेगा, मार्केट में पैसा कैसे आएगा जब नौकरियां ही नहीं होंगी। तो एक अंग्रेजी में कहते हैं वर्लपूल, हिंदी में शायद चक्रवात कहते हैं, उसमें हम लोग फंस गए, हमारी अर्थव्यवस्था फंस गई। और कोई ऐसा नहीं होता कि अचानक फंसते हैं, ये फंसते चले जा रहे हैं, हम दूर से पास में आते जा रहे हैं चक्रवात के अंदर अंदर अंदर, और सीधा अंदर आ गए। जब ये जा रहे थे चक्रवात के अंदर, वर्लपूल के अंदर, तब हम रोक रहे थे कि साहब गलत जगह जा रहे हो। और जो रोक रहा था उसकी हंसी उड़ाई जाती थी। अरबों रुपए उनकी हंसी उड़ाने पर खर्च कर दिए गए। राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं, बार बार चेतावनी दे रहे थे, और बार बार जितनी बार वो चेतावनी दे देते थे, अलग अलग एजेंसीज को हायर करके, नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल, इनकी छवि को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, आईना कैसे तोड़ा जाए ताकि आईने में सच न दिखे, ये किया जा रहा था। ये टूल किट है इनका। खैर, हमारे मोदी जी को कोई परवाह है नहीं इस चीज की। 200, हाँ, महंगाई के साथ अब जो मैं बेरोजगारी पे आपको बोला, उसका आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है।
15% से भी ज्यादा बेरोजगारी दर हो चुकी है। हम कई बार इस प्लेटफॉर्म से बोल चुके हैं, 45-48 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का टूट गया है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की हालत देखिए, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की हालत देखिए, और आप कह देंगे खाते में इतने पैसे डाल दिए, और उससे आप कहेंगे साहब खुश, सब बढ़िया, चावल दे दिए, 5 किलो चावल दे दिए, कोई स्कीम्स बोलते हैं, कोई लाडली बहना, ये वो, ये सब कर दिया, काम हो गया हमारा। बड़े मजेदार तो हमारे इस देश के मंत्री हैं। मैं पिछले दिनों अभी सोशल मीडिया देख रहा था, हमारी वित्त मंत्री जी ने क्या क्या कहा वो सुनने की कोशिश कर रहा था, कुछ नहीं था। अचानक कल रात को 10 बजे वित्त मंत्री जी ने ट्वीट किया। क्यों किया, मैं सोचने मजबूर हुआ कि साहब क्या समझ में आया, इस देश के सरकार के मंत्री तभी जागते हैं जब राहुल गांधी को जवाब देना है, उनकी निंदा करनी है, बाकी काम वाम नहीं करना। सब बेचारे बंगाल के इलेक्शन में बिजी थे, इलेक्शन हो गया, अब आराम के बीच में राहुल गांधी जी भी कमाल करते हैं, खलल डाल देते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। सवाल पूछ लिए, आ गई निर्मला सीतारमण जी, प्रकट हो गई। अब निर्मला सीतारमण जी वैसे तो वित्त मंत्री हैं, लेकिन ये लुप्त मंत्री हैं। लुप्त समझते हैं, गायब, प्रकट ही नहीं होती। कल एक लिस्ट बनाई उन्होंने, जनधन योजना, लखपति दीदी। अरे देश की करोड़ों महिलाएं, वित्त मंत्री जी आपसे पूछना चाहती हैं, आप लखपति दीदी कर रही हैं, कि आप ये लापता दीदी क्यों हो जाती हैं, आप गायब क्यों हो जाती हैं? आंकड़े हम भी देंगे, जो कल आपने अपनी तथाकथित उपलब्धियां गिनाई, कोई प्लान नहीं आपका। अब मैं आपको बताऊं, जो कल इन्होंने रात को 10 बजे ट्वीट किया, उसकी असलियत सुन लीजिए। बोले साहब जनधन योजना। अब जनधन योजना की असलियत हम रोज डिबेट में हमारे साथी बोलते हैं, प्रवक्ता साथी। 58 करोड़ जनधन खातों में 15 करोड़ से ऊपर तो निष्क्रिय पड़े हैं। लापता दीदी सुन लीजिए, 15 करोड़ खाते निष्क्रिय पड़े हैं, 26% से ऊपर। 62% खातों में 1000 रुपए से कम पैसा है। आउट ऑफ 58 करोड़ जनधन अकाउंट्स, 15 करोड़ आर इनऑपरेशनल। 62% accounts have just less than 1000 rupees in them. This is the reality of the so-called Jan Dhan Yojana. दूसरा उन्होंने कहा मुद्रा ऋण योजना कार्यक्रम। अब जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, उसमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो 10% से ऊपर हो गए। ऋण विस्तार नहीं हो पा रहा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसको दिया, कौन थे, क्या किया, क्या परफॉर्मेंस रही, कुछ नहीं, सिर्फ खोखले नारे। और हम नहीं कहते, अब तो खोखले नारों की बात एक सुरजीत भल्ला हुआ करते थे, थे इसलिए कह रहा हूं, पहले भक्त थे, अब वो भी बोलने लगे हैं। अब भक्त भी भूतपूर्व भक्त होते जा रहे हैं। ऐसी अभूतपूर्व अर्थव्यवस्था हो गई कि भूतपूर्व भक्त हो गए। हमने तो हमारे दोस्त जिन्होंने इंटरव्यू लिया सुरजीत भल्ला का, उस दोस्त को फोन किया, मैंने कहा उनके लिए आपको लिखना चाहिए था, सुरजीत भल्ला अर्थशास्त्री एवं भूतपूर्व भक्त, आप ही का चैनल था। अब आइए साहब, इंटर्नशिप योजना, ये सब वो योजनाएं हैं जिनको कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सुनाया राहुल जी को। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, फर्स्ट फेज में इंटर्नशिप पूरी करने की दर बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े मजा आएगा, 7.34%। महज 7.5% लोगों ने फर्स्ट फेज की इंटर्नशिप पूरी की। यह है असलियत प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की।
41% लोगों ने इस योजना में भाग लेने के बीच में ही छोड़ दिया। 41% people abandoned midway the Prime Minister internship scheme। 2025-26 का आंकड़ा बड़ा रोचक है, प्लीज इस पे डिबेट्स करिएगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का जो बजट है 2025-26 में 99.4% इस्तेमाल नहीं हुआ है। 6 महीने होने आए हैं इस साल को खत्म होने में। 99.4% मतलब सिर्फ 0.6% इस्तेमाल हुआ है। यह है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप योजना। वित्त मंत्री जी, अब आपने ई श्रम के बारे में कहा, यह एक पंजीकरण प्रक्रिया है, जस्ट अ प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा और कुछ नहीं है। गिग वर्कर्स को अभी तक कोई ठोस सामाजिक, आर्थिक, कानूनी कोई अम्ब्रेला नहीं मिला है। गिग वर्कर्स की हालत उतनी ही खराब है। तो ये सब योजनाओं की बातें करना, एमजी नरेगा को तो खत्म कर ही चुके हो आप, उस पर तो हमने पूरे आंदोलन किए। जी राम जी बोलते हैं, जी राम जी योजना अभी तक चालू नहीं हो पाई है। ग्रामीण मजदूरों को दरअसल मझधार में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको महात्मा गांधी के नाम की स्कीम से दिक्कत थी। नाम हटाओ पहले, स्कीम बाद में आती रहेगी, देखते रहेंगे। अब नई स्कीम लागू नहीं हुई। ये तो एमजी नरेगा की हालत है। आयुष्मान भारत, ये सारे लिस्ट देख लेना जो कल निर्मला जी ने शाम को ट्वीट किया था। आयुष्मान भारत में तो ऐसी गंभीर त्रुटियां हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं। मरे हुए लोगों की हमने सूचियां जारी की हैं आप लोगों के सामने, लाभार्थी बना दिया। फोन नंबर 12345678, ऐसे कई हमने लिस्ट जारी की। यह आयुष्मान योजना का भ्रष्टाचार हमने आपके सामने जारी किया, असली लोगों को नहीं मिल रहा। एक मोबाइल नंबर था 9999999999, 10 बार 9। इस मोबाइल नंबर के 7.5 लाख लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला। कौन है ये 99999999? कहां है सीए जी? एक तो लुप्त मंत्री, एक लुप्त सीए जी। सब कुछ लुप्त होता जा रहा है। धीरे धीरे लोकतंत्र लुप्त हो जाएगा। मीडिया काफी हद तक लुप्त हो चुका है, आईना लुप्त हो चुका है, टूट चुका है। 7.5 लाख लोग 99999999 आयुष्मान का लाभ ले रहे हैं। कौन है भाई ये? किसका नंबर है ये? अब आइए पीएम किसान योजना, जिसमें लाभार्थियों को सूची से हटाने का काम बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के बार बार करते रहे और मदद पाने वालों की सूची से मनमाने ढंग से नाम हटाते रहे। जैसे एसआईआर से हटाते ना, वैसे पीएम किसान योजना में लाभार्थियों के नाम गायब। आपकी कौन सी स्कीम है जो पारदर्शी तरीके से आप 100% लागू कर रहे हैं? एक बता दीजिए। एक है वैसे, पीएम प्रचार योजना के छोड़कर। पीएम प्रचार योजना में 100% नहीं, 1000% काम होता है। हर विभाग से पैसा पीएम प्रचार योजना में डाल दिया जाता। पूरी सरकार में सिर्फ एक योजना चलाइए ना, ये सब नाम हटाइए ना सब। पीएम प्रचार योजना चल रही है, अच्छी चल रही है। नमो ड्रोन दीदी, ये तो मुझे नाम ही पहली बार सुना था जब मेरी टीम ने बोला साहब ये भी स्कीम है। नमो ड्रोन दीदी योजना 15,000 ड्रोनों में से केवल 500 यानी कि 3.3 ड्रोन इस्तेमाल के लिए दिए हैं 2023-24, 3.3%। और इनका खर्च लीड फर्टिलाइजर कंपनीज ने अपने अंदरूनी संसाधनों से जुटाया है। सरकार का 0%, कोई योगदान नहीं था। फर्टिलाइजर कंपनियों से ही लिया गया, उसके बावजूद सिर्फ 3.3% इस्तेमाल हुआ। 500 ड्रोन बांटे गए। पिछले 12 साल में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर जो टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के जरिए 43 लाख करोड़ हमसे और आपसे लिए हैं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। हमारी आपकी जेब से 43 लाख करोड़ पिछले 12 साल में पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स के माध्यम से लिया गया है। अब 4 रुपए फिर बढ़ाए। भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इन सब कंपनीज ने कुछ ही घंटों में
बाजार से 12,400 करोड़ रुपए कमा लिए। सब कमा रहे हैं, मुझे और आपको छोड़कर। ये है अमृतकाल। किसका अमृतकाल? आपके सामने है। अब और भी आंकड़े हैं जो मैं आपको अपनी प्रेस रिलीज में दूंगा, लेकिन जो बोझ हम सब पर बढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। हाथ साफ करके बोला कि साहब, यात्रीगण अपने सामान की चिंता स्वयं करें। साहब चले गए नॉर्वे नहीं, अभी तो इटली है।